रात हो गई थी। महक बेड पर अजलान के बराबर वाली जगह पर आकर बेड को ऑन से टिक लगाकर बैठ गई और एक नज़र अजलान को देखा जो लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। बात सुने, महक ने हिम्मत करके अजलान को पुकारा। अजलान ने लैपटॉप से नजरें हटाकर संजीदगी से महक के चेहरे को देखा। कहो, अजलान ने सर्द लहजे में कहा तो उसके सर्द लहजे पर महक के जिस्म में खौफ की एक लहर उठी। ओ, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था, महक ने अजलान के गिरे आंखों में देखते हुए डरते हुए कहा। पूछो, अजलान ने संजीदगी से पूछा। वो आप मेरे साथ ऐसे बात क्यों करते हैं? महक कब से दिल में आए सवाल को लबों पर लाई। क्योंकि मैं आरमीन से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। तुम मेरी पसंद ना तो थी, ना हो और ना ही कभी होगी, अजलान ने बेरुखी से कहा। तो उसकी बात सुनकर महक की आंखों में आंसू आ गए। क्या वो इतनी बेमोल थी कि कोई उससे मोहब्बत नहीं कर सकता था? ये सोच उसके जहन में आती आंसू तेजी से गाल पर बहने लगे। आप मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए मुझसे ऐसे बात करते हैं, ये जाने बगैर कि किसी को आपके इस रवैये से कितनी तकलीफ पहुंचती है, महक ने अजलान को देखते हुए भराई आवाज में कहा। तो तुम्हें मेरे इस रवैये से तकलीफ हो रही है? अजलान ने महक की तरफ झुक कर कहा। तो महक ने शिकवा के नजरों से उसे देखा। मेरे से आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की, तो तकलीफ तो होगी ना ऐसे बात करने पर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। महक ने आंसू भरी आंखों नजरों से उसे देखते हुए कहा और चेहरा मोड़ लिया। महक बीबी, अपनी आप को हर किस्म के वक्त के लिए तैयार रखना चाहिए। कब क्या हो जाए इंसान को इसका मालूम तो नहीं होता, मगर फिर भी खुद को पहले से हर इम्तिहान के लिए तैयार रखना चाहिए, ताकि बाद में किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना ना पड़ जाए। अजलान ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ करके कहते उस पर गिरफ्त मजबूत की। तो महक की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मैं पहले से ही किसी से मोहब्बत करता हूँ। अजलान ने उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को देखते हुए शफाकत से कहा। आप जैसे इंसान से मुझे मोहब्बत हो भी नहीं सकती, महक ने तंजिया लहजे में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा मेरे जैसा इंसान से? अजलान ने उसकी थोड़ी पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। तो महक ने तकलीफ से अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। आप जैसे इसे मुराद कि जिसको किसी की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं, मुझे उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? महक ने आंखें खोलकर खुश्क लबों पर जबान फेरकर कहा। फिर देखते हैं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती है या मुझे तुमसे। अजलान ने लब भेज कर हाँ में सर हिलाते हुए कहा और एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा। महक ने शिकवा के नजरों से अजलान को देखा और चेहरा मोड़कर लेट गई। आंखों से आंसू जारी थे। अजलान ने एक नज़र उसकी पुश्त को देखा और सर झटक कर दोबारा लैपटॉप में मसरूफ हो गया। सुबह हो गई थी और गुल इस वक्त कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। दामिर वाशरूम से निकला तो गुल ने नजरें उठाकर उसकी निखरे निखरे रूप को देखा। गुल ने उसे देखकर नजरें झुका ली। दामिर उसके पास जाकर बैठा तो गुल ने नजरें उठाकर दामिर को देखा। आपसे बात पूछूं? दामिर के देखने पर गुल ने लब कुचलते हुए पूछा। पूछो, दामिर ने मुस्कुराकर कहा। जब मैं यहाँ आई थी तो आपने ये बाल क्यों कटवा लिए थे? गुल ने उसके बालों की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्योंकि तुम्हें ये पसंद नहीं थे, दामिर ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात पर गुल लब भेज गई। एक और बात पूछूं? गुल ने दामिर को देखते हुए कहा। हाँ, पूछो, दामिर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। क्या क्या आपने उस आदमी को कत्ल कर दिया जो उस दिन बेसमेंट में था? गुल ने झिझकते हुए पूछा। उसकी बात पर दामिर संजीदा हुआ। नहीं, अभी तक तो जिंदा है, दामिर ने संजीदगी से कहा। तो आप उसे मत मारे ना, गुल ने एक आस से कहा। गुल, तुम इन मामला से दूर रहो तो ये ही तुम्हारे लिए बेहतर है, दामिर ने संजीदगी से कहा। तो गुल ने उसकी बात सुनकर सर झुका लिया। आज रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, दामिर ने गुल के झुके सर को देखकर बात बदली। दामिर की बात सुनकर गुल ने अपना सर उठाया। कैसा सरप्राइज? गुल ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा? दामिर ने उसके गाल को हल्के से छूकर मुस्कुराते हुए कहा। तो गुल ने सर हाँ में हिला दिया। दामिर ने मुस्कुराते हुए उससे देखा और उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। दामिर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। उसके लम्स पर गुल ने लब दांतों में दबा लिए और आंखें बंद कर ली। दामिर पीछे हुआ और उसकी बंद आंखों को देखा और मुस्कुराते हुआ बाहर चला गया। गुल ने आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। गुल ने एक गहरा सांस भरा और खुद भी उठकर कमरे से बाहर चली गई। माजी, वो चारों इस वक्त कैंटीन में बैठे हुए थे। यार, लगता है ये मुसलमान है, अजलान ने ऑन और दामिर को देखते हुए उर्दू में कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, अजलान की बात सुनकर सनम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तीनों
तीनों उसे हैरत से देखने लगे। इन तीनों की हैरानी से देखने पर सनम मुस्कुरा दी। तुम्हें उर्दू आती है? दामीर ने हैरानी से पूछा तो सनम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। जी मुझे उर्दू आती है। मेरे वालिदैन पाकिस्तान से हैं। जब मैं 5 क्लास में थी तो कुछ वजूहात की बिना पर हमें यहाँ आना पड़ा और तब से हम लंदन आ गए हुए हैं और मैं अभी 16 साल की हूँ। सनम ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। 16 साल की हो तो फिर यूनिवर्सिटी में कैसे हो? ऑन ने हैरत से पूछा। वो एक्चुअली मैंने दो क्लासेस जंप की हुई हैं तो इसीलिए आज मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में हूँ, सनम ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, जबकि वो तीनों हैरत से उस छोटी सी लड़की को देख रहे थे। उफ, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो आप लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं? सनम ने इन तीनों की हैरत से देखने पर खिलखिलाते हुए कहा, जबकि ऑन उसकी हंसी में खो सा गया। और तुम इस लड़के को डांट क्यों रही थी? दामीर ने काफ़ी देर से जहन में आया सवाल किया। उस लड़के ने एक लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो मैंने उसको मारना शुरू कर दिया और ये कोई नई बात नहीं है। आए रोज़ मैं ऐसे लड़कों की अक्ल ठिकाने लगाती हूँ और ये बात सारी यूनिवर्सिटी जानती है। दामीर की बात सुनकर सनम ने संजीदगी से कहा, यह तो अच्छी बात है, लड़कियों को बहादुर ही होना चाहिए। ऑन ने जल्दी से उसकी हमायत की तो सनम उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। हाल दामिर रात को कमरे में आया और गुल को देखा जो अपना मोबाइल यूज कर रही थी। दामिर खामोशी से वॉशरूम चला गया और ठीक 20 मिनट बाद बाहर आया। गुल ने उसे देखा तो एक पल को उसकी नज़र ठहर सी गई। दामिर ने नीवी ब्लू कलर का टूथपेस्ट पहना हुआ था और अब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल ब्रश कर रहा था। उसने नफासत से अपने बाल सेट किए और गुल के पास आया। दामिर के करीब आने पर गुल का दिल जोर से धड़का। दामिर ने अपनी हथेली उसके सामने फैलाई तो गुल ने एक नज़र उसकी हथेली को देखा और झुकते हुए उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा तो दामिर मुस्कुरा दिया। गुल खड़ी हो गई तो दामिर उसे कमरे से बाहर ले आया। वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आए और बाहर पहुंच में चले गए। दामिर ने उसके लिए कार का फ्रंट डोर खोला तो गुल खामोशी से बैठ गई। दामिर ने उसकी साइड का डोर बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में खामोशी थी और इस खामोशी को तोड़ने के लिए दामिर ने सॉन्ग प्ले किया। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन दोनों दिलों की एक है तड़ंग। मेरी धड़कन तेरी धड़कन दोनों दिलों की है एक तड़ंग। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे हैं हम अधूरे तुम ज़रूरी हो गए। ये खुद ही पढ़ लें। मेरी धड़कन तेरी धड़कन दोनों दिलों की एक है तड़ंग। मेरी धड़कन तेरी धड़कन दोनों दिलों की एक है तड़पन। गाना सुनकर दामिर ने गुल की तरफ देखा जो नजरें झुकाए खामोशी से बैठी अपने लब चबा रही थी। दामिर ने कार एक होटल के सामने रोकी और गाड़ी से उतरकर गुल की तरफ आया और उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ आगे किया। गुल ने अपना हाथ दामिर के हाथ पर रखा और कार से उतरी। दामिर ने गाड़ी की बैक साइड से एक शॉपिंग बैग निकाला और गुल के साथ होटल के अंदर ले गया। मगर गुल हैरान रह गई क्योंकि होटल में कोई नहीं था। दामिर यहाँ तो कोई नहीं है। गुल ने दामिर की तरफ देखकर परेशानी से कहा, हाँ, क्योंकि आज के लिए मैंने ये सारा होटल बुक करवाया है जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, जहाँ तुम्हें कोई और ना देख सके, सिर्फ मैं देख सकूं। दामिर ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मतलब? गुल ने नासमझी से पूछा तो दामिर मुस्कुरा दिया। मतलब तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा, दामिर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे लेकर आगे बढ़ गया। जाओ ये पहन कर आओ, दामिर ने शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। गुल ने खामोशी से शॉपिंग बैग पकड़ लिया। उस कमरे में चली जाओ, दामिर ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो गुल उस कमरे में चली गई। वो कमरे में गई और शॉपिंग बैग बेड पर रखा और उसमें से दामिर का लाया हुआ ड्रेस बाहर निकाला तो वो एक खूबसूरत लाल कलर की साड़ी थी। गुल ने साड़ी को देखकर लब को चलना शुरू कर दिए। फिर वो साड़ी लेकर चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आई तो दामिर बेड पर बैठा उसी का वेट कर रहा था। उसने खुद को शीशे में नहीं देखा था जबकि दामिर की नज़र उस पर ठहर सी गई थी। बगैर मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद रंगत पर खूबसूरत डार्क ब्राउन आइज और उठती गिरती पलकें, लिपस्टिक से पाक सुर्ख होंठ। दामिर का दिल धड़कने के लिए काफ़ी था। दामिर को वो एक खुलता हुआ गुलाब लगी। दामिर उठकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने लाया और उसकी पोनी में बंधे बालों को आज़ाद कर दिया। गुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। दामिर ने उसके बाल खोलकर एक साइड से इसकी मांग निकाली और बाएं साइड से बाल आगे कर दिए। गुल के डार्क ब्राउन बाल स्ट्रेस थे और उसके बालों में उठने
उठकने भी नहीं थी, तो उस वजह से उसकी खूबसूरती को मज़ीद चांद चांद लग गए। तामीर उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल बाहर ले आया तो गुल हैरान रह गई। ये खूबसूरत सी टेबल पर खाने के लज़्ज़ात पड़े हुए थे और साथ ही दरमियान में एक चॉकलेट केक था। शायद तामीर ने इन सब चीज़ों का पहले से ही इंतज़ाम कर किया हुआ था। तामीर उसे टेबल के पास ले गया। गुल ने केक देखा तो केक पर गुल और तामीर लिखा हुआ था और इनके नाम के दरमियान खूबसूरत सा हार्ट बना हुआ था। तामीर ने नाइफ गुल को पकड़ाई और उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर केक कट किया। दामीर ने केक का पीस उठाया और गुल को खिलाया तो गुल ने थोड़ा सा केक खाकर ज़रा झिझकते हुए दामीर को भी खिलाया तो दामीर ने मुस्कुराते हुए केक खाया। दामीर ने गुल को चेयर पर बिठाया और ख़ुद भी आकर गुल के बिल्कुल सामने चेयर पर बैठ गया और उसे खाना खाने को कहा। गुल ने थोड़े से चाइनीज़ राइस अपनी प्लेट में डालकर आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया। उसको खाता देख दामीर ने भी खाना स्टार्ट कर दिया और इन दोनों ने एक अच्छे माहौल में खाना खाया। खाना खाने के बाद दामीर उठा और एक सॉन्ग प्ले किया और गुल के पास आकर उसके सामने हाथ किया तो गुल ने उसके हाथ थाम लिया और वो खड़ी हो गई। दामीर ने गुल को कमर से थामे उसके साथ डांस करना स्टार्ट किया। एक बात पूछूं? गुल ने डांस स्टेप करते हुए दामीर से पूछा। पूछो। दामीर ने उसकी पुश्त को सीने के साथ लगाया कहा। मीठा तो खाने के बाद खाते हैं, तो हमने पहले क्यों खाया? गुल ने जहन में आया सवाल आखिर पूछ लिया। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मिठास से करना चाहता हूँ। दामीर ने उसे गोल गोल घुमाते हुए जवाब दिया और साथ ही उसकी कमर ज़मीन की तरफ झुका दी और उसके माथे पर अपने लब रखे और सीधा किया। अब घर चलें? डांस ख़त्म होते ही गुल ने कहा। आज तो हम घर नहीं जाएंगे। दामीर ने कहते ही उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे की तरफ ले गया। वो कमरे में आए तो कमरा बहुत खूबसूरत था। कमरा मोमबत्तियों से रोशन था। फूलों से बेड तक जाने का रास्ता बनाया हुआ था। रेड बेड शीट पर भी फूल बिखरे हुए थे और ये सारा मनाजर बहुत खूबसूरत था। वो दोनों फूलों पर चलते हुए बेड तक आए। दामीर ने उसे बेड पर बिठाया और ख़ुद भी उसके साथ बैठ गया। गुल, ये तुम्हारी मुंह दिखाई जो मैंने तुम्हें निकाह वाले दिन नहीं दी। दामीर ने अपनी पॉकेट से एक खूबसूरत डब्बी निकाल कर कहा जिसमें एक खूबसूरत सी डायमंड की रिंग थी। दामीर ने वो रिंग गुल के बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनाई और उसके हाथ की पुष्ट पर अपने धमकते लब रखे। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे गुल, जिससे लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी मोहब्बत करता हूँ जो कभी तुमने सोची भी नहीं होगी। हर पल हर वक्त हाँ सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हारे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं की। तुम हमेशा मेरे साथ मेरी बनकर रहोगी। तुम्हें खुद से दूर करने का मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत हो, जिसे मैं खुद से दूर कभी नहीं करूँगा। दामीर ने मोहब्बत से कहते उसके माथे पर अपने लब रखे। गुल की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना? दामीर ने मोहब्बत भरी नज़रों से गुल को देखते हुए कहा। बहुत मोहब्बत करती थी आपसे, जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था, मगर आपकी छोड़ कर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो दीवानगी की हद तक आपको चाहने लगी हूँ। आपकी इस झूठी फरेबी मोहब्बत के नाटक में मैं इतना डूब चुकी थी कि मुझे इल्म ही ना हुआ कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। इन खूबसूरत नीली आंखों पर ही मैं अपना दिल हार बैठी थी, बगैर कुछ सोचे समझे। गुल ने दामीर की खूबसूरत नीली आंखों में देखते हुए तकलीफ ज़दा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा, तुम क्यों पुरानी बातों को बार बार हमारे दरमियान ले आती हो? दामीर ने उसकी बात सुनकर तंग आकर पूछा। क्योंकि इन्हें मैं कभी भूल नहीं सकती। गुल ने आंसू साफ करते हुए कहा जो उसके गालों को भिगो रहे थे, मगर आज मैं इन सब को ख़त्म कर देना चाहता हूँ जो तुम्हें मुझसे दूर करें। दामीर ने कहते ही गुल के माथे पर लब रखे और उसे बेड पर लिटा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे हो। गुल दामीर को खुद पर झुकता देख घबरा कर बोली। खतरों की घंटियां उसके कानों में गूंजने लगी। देखें दामीर, मुझे थोड़ा वक्त। दामीर के कोई जवाब ना देने पर गुल ने दोबारा से कहा, मगर उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही दामीर उसकी बोलती बंद कर चुका था और बेबसी से गुल की आंखों से आंसू निकलने लगे। दामीर थोड़ी देर बाद पीछे हुए तो गुल ने लंबे लंबे सांस लेने लगी। नहीं गुल, मैं तुम्हें मजीद वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि ये वक्त हमारे दरमियान फासलों को मजीद बढ़ा देगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान फासले मजीद बढ़ें। इसलिए आज मैं हमारे दरमियान के फासलों को ख़त्म कर दूंगा। दामीर ने गुल के आंखों से बहते आंसुओं को साफ करते हुए कहा और उस पर झुक गया। गुल की कोई मज़ाहमत काम ना आई और दामीर गुल पर झुका अपनी शिद्दतें उस पर बरसाता चला गया।
सुबह दामिर की आंख खुली तो उसने चेहरा मुड़कर गुल को देखा जो छत को देख रही थी। दामिर ने गुल को अपने हारस में लिया और उसके माथे पर अपनी लब रखे। वेलकम टू माई लाइफ, दामिर ने गुल को मोहब्बत से देखते हुए कहा। गुल ने अब तक कुछ नहीं कहा था और यही बात दामिर को परेशान कर गई थी। गुल क्या हुआ है, दामिर ने परेशानी से पूछा तो गुल की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत बुरे हैं आप, आपने अच्छा नहीं किया, गुल ने रोते हुए कहा। क्या अच्छा नहीं किया मैंने, ये मेरा हक था। गुल रो तो तुम ऐसे रही हो जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। दामिर ने गुल की बात सुनकर सख्ती से कहा, काश मैं उस दिन मॉल ना गई होती तो ना मेरी आपसे टक्कर होती और ना मैं आप मेरे साथ वो सब करते। मैं सोचती थी कि मैं तो सिर्फ आपकी आंखें देखकर आपसे मोहब्बत कर बैठी हूँ, मगर जिन लड़कियों ने आपके चेहरे को देखा होगा उनका क्या हाल होगा, वो तो फिर मुझसे भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती होंगी। मुझे इतने जल्दी मोहब्बत हो गई थी आपसे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे, मगर मोहब्बत तो एक पल में भी हो जाती है, मुझे तो फिर भी एक दिन लगा। गुल ने आंसुओं के दरमियान तंजिया लहजे में कहा, नहीं गुल, तुम्हें मुझसे मोहब्बत तब ही हो गई थी जब तुमने मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, मगर तब तुम इस बात को मानने से इनकारी थी। दामिर ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मुझे घर जाना है। गुल ने भारी आवाज में चेहरा मोड़ कर कहा तो दामिर ने एक गहरा सांस भरा और उससे पीछे हुआ। तुम चेंज कर लो फिर घर चलते हैं, दामिर ने आराम से कहा तो गुल खामोशी से उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो रात वाले कपड़ों में बाहर आई तो जो वो पहनकर आई थी। दामिर उसे लेकर कमरे से बाहर चला गया और वो फिर होटल से निकलकर गाड़ी में बैठे। दामिर ने गाड़ी स्टार्ट की और घर के रास्ते की तरफ गामजद कर दी। थोड़ी देर तक वो घर पहुंच गए। दामिर ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की तो गुल बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। दामिर भी उसके पीछे ही घर के अंदर चला गया। कल तुम रात को घर नहीं थी, महक ने गुल के पास आकर पूछा जो लॉन में बैठी हुई थी। दामिर कुछ देर पहले ही ऑफिस गया था तो तब से गुल यहीं थी। हाँ, नहीं थी घर, गुल ने पौधों को देखते हुए कहा। तो फिर कहाँ थी, महक ने उसके पास चेयर पर बैठते हुए पूछा। गुल ने गहरा सांस भरा। महक, दामिर मेरे शौहर हैं और मैं रात को उनके साथ थी। ये बात मैंने पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। गुल ने महक को संजीदगी से बताया तो महक उसे हैरानी से देखने लगी। तो तुमने शादी कर ली, मगर कब की, महक ने हैरानी से पूछा। 2-3 हफ्ते पहले, गुल ने संजीदगी से कहा तो महक खामोश हो गई। दामिर भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन हम सफ़र है, महक ने संजीदगी से इतना कहा। महक ने दाऊद के बारे में इससे कुछ नहीं कहा था, पूछा था कि उसका क्या हुआ, तुम तो उससे मोहब्बत करती थी वगैरह वगैरह। तो तुम इन्हें अच्छा कह रही हो महक, तुम पागल तो नहीं हो गई, उन्होंने ही हमसे हमारा सब कुछ छीना, मॉम डैड और तुम जिंदा हो ये जानते हुए भी उन्होंने मुझसे तुमसे दूर रखा। और अभी, गुल मजीद कुछ कहती कि महक ने दरमियान में ही उसकी बात काटी। क्या बोले जा रही हो तुम, उन्होंने मॉम डैड को नहीं मारा, किसी और ने मारा था मॉम डैड को और मुझे भी मारने की कोशिश की थी। अगर दामिर भाई वक्त पर ना पहुंचते तो मैं अब तक जिंदा ना होती, उन्होंने तो मुझे बचाया है और मॉम डैड भी आज जिंदा होते, मगर उस जालिम इंसान ने मेरी आंखों के सामने ही हमारे माँ बाप का कत्ल कर दिया और वो मेरे सामने ही हमें छोड़कर चले गए। महक ने रोते हुए उसे बताया तो गुल हैरानी से उसे देखने लगी। क्या क्या मतलब, गुल ने लखड़ाती आवाज में हैरानी से कहा। फिर महक ने उसे सब बता दिया कि महक के घर पहुंचने के बाद वहां क्या क्या हुआ। गुल हैरानी से ये सब सुन रही थी। दामिर भाई ने कुछ नहीं किया गुल, वो तो बहुत अच्छे हैं, महक ने सब बताकर रोते हुए कहा तो गुल खामोशी से खड़ी हो गई और अंदर की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सत्ते के आलम में सीढ़ियां चढ़ती कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे के साथ लगकर जमीन पर बैठती चली गई। उसके कानों में महक के यही लफ्ज गूंज रहे थे कि उन्होंने तो मुझे बचाया है और मॉम डैड भी आज जिंदा होते, मगर उस जालिम इंसान ने मेरी आंखों के सामने ही हमारे माँ बाप का कत्ल कर दिया और वो मेरे सामने में छोड़कर चले गए। गुल चीख चीख कर रोने लगी। गुल ने अपने बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया और रोने लगी। ये मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुल ने रोते हुए चीख कर कहा। गुल उठी और शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई। अपनी उजड़ी हालत देखकर उसे अपना आप कसूरवार लगा। गुल ने चीखते हुए ड्रेसिंग टेबल से सारी चीजें नीचे गिरा दी और रोने लगी। ये मैंने क्या किया, अपनी ही मोहब्बत पर यकीन नहीं किया, मैं तो मोहब्बत के काबिल ही नहीं। गुल ने वहीं जमीन पर बैठकर रोते हुए कहा। उसने अपना सर घुटनों में दे दिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। दामिर जो घर की एक फाइल लेने आया था, कमरे में आते ही वो ये सब देखकर हैरान रह। ड्रेसिंग टेबल पर सारी चीज़ें नीचे गिरी हुई थी और गुल ज़मीन पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। दामिर परेशानी से गुल की तरफ देख बढ़ा। गुल क्या हुआ, ये सब क्या है, दामिर ने परेशानी से गुल के पास बैठकर कहा।
तो गुल ने घुटनों से सर उठाया। मैं आपके काबिल नहीं मेरे प्यारे दाऊद। गुल ने घुटनों से सर उठाकर रोते हुए कहा। दामिर के गले लग गई, जबकि दामिर हैरान रह गया गुल के इस अमल से। माजी सनम ज़लान दामिर और ऑन को अपने पेरेंट्स से भी मिलवा चुकी थी और इन तीनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सनम को दामिर से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो चुकी थी और ऑन को सनम से। ऑन की खामोश एक तरफा मोहब्बत से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। दामिर ने बुरे लोगों को मौत के घाट उतारना यहाँ पर भी जारी रखा था। जब जब उसे पता चलता कि किसी ने ड्रग्स स्मगल किए हैं या फिर कुछ और, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन निकला कर यहीं पर भी अपना काम जारी रखता। वह गुजरता जा रहा था और इन तीनों की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, जबकि सनम अब भी पढ़ रही थी और साथ साथ इनकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। आज रात को अजलान, दामिर और ऑन ने वापस जाना था। सनम ने इनके लिए एक डिनर रखा था और आज वो दामिर से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देना चाहती थी। सनम ने बीच पर इनके लिए खूबसूरत टेबल तैयार करवाया था। वो तीनों आ गए तो इन सब ने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बातें करने लगे। सनम, अब हमारी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, अब हमें चलना चाहिए और मिलना ज़रूर आना हमसे पाकिस्तान। दामिर ने टाइम देखकर मुस्कुराते हुए सनम से कहा और वो तीनों खड़े हो गए। सनम ने दामिर को पुकारा तो वो तीनों रुक गए और सनम को सवालिया नज़रों से देखने लगे। सनम दामिर के सामने घुटनों के बल बैठी और एक डब्बी निकाली। मुझसे शादी करोगे? सनम ने मुस्कुराते हुए पूछा तो दामिर और अजलान उसे हैरानी से देखने लगे, जबकि ऑन को लगा जैसे सभी खत्म हो गया हो। सनम, ये कैसा मजाक है? माना कि तुम्हें मजाक करने की कोई काफ़ी आदत है, मगर ऐसा मजाक। दामिर ने बामुश्किल हंसते हुए कहा। नहीं दामिर, ये मजाक नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आज से नहीं बल्कि तब से जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था, और आज मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ। तुम चाहो तो हम शादी भी बाद में कर लेंगे। सनम के ये लफ्ज़ सुनकर ऑन को लगा जैसे किसी ने उसके कान में शीशा न ढाल दिया हो। देखो सनम, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, और अब हमें जाना चाहिए, देर हो रही है। दामिर ने सनम को प्यार से समझाते हुए कहा। दामिर, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कोई जवाब तो दो। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, ऐसे कैसे तुम मेरी मोहब्बत को रोक कर जा सकते हो? सनम ने कहते ही रोना शुरू कर दिया। ऑन सत्ते में खड़ा खामोश तमाशा देख रहा था। प्लीज़ सनम, प्लीज़, मैंने तुमसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। दामिर ने झुंझला कर कहा और वहाँ से जाने लगा। दामिर, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सनम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर रोते हुए कहा। सनम, इनफ, कह दिया ना कि नहीं करता तुमसे मोहब्बत, तो फिर क्या मसला है? दामिर ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर गुस्से से कहा और वहां से जाने लगा, जबकि सनम उसके रवैये पर हैरानी से उसे जाता देखने लगी। सनम के आंखों से आंसू बहने लगे। दामिर, सनम ने चीखते हुए उसे पुकारा तो वो दामिर के कदम रुक गए। इस आवाज़ में क्या कुछ ना था, शिद्दत, तड़प, तकलीफ और किसी को खोने का खौफ। दामिर, खुदा करे तुम्हें इश्क हो। सनम ने चीख कर रोते हुए कहा। खुदा करे तुम्हें इश्क हो और वो इश्क तुम्हें ला हासिल हो। तुम सुकून मांगो और तुम्हें सुकून ना मिले। तुम भी मेरी तरह तड़पो जिस तरह मैं तड़प रही हूँ। सनम ने चीख कर तकलीफ से कहते उसे बद्दुआ दी, जबकि सनम की बात सुनकर दामिर उसे नज़रअंदाज करता वहां से चला गया, जबकि सनम ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। अजलान और ऑन भी वहां से जा चुके थे। ऑन पाकिस्तान वापस नहीं गया था। वो दामिर और अजलान को रिपोर्ट छोड़कर फ्लैट में आ गया जहां वो तीनों रहते थे। ऑन का दिल इस वक्त तकलीफ से फटने के करीब था। इस वाक़ये के बाद से सनम के लबों से मुस्कुराहट छिन चुकी थी। वो हद से ज़्यादा संजीदा हो चुकी थी। हंसना तो दूर, वो तो मुस्कुराती तक नहीं थी। ये सब याद करके दामिर माजी से बाहर आया और टेबल पर पड़ा गिलास ज़मीन पर फेंका। तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे सनम, तुम्हारी बद्दुआ। मैं भी इसी तरह तड़प रहा हूँ जिस तरह तुम तड़प रही हो। मुझे इश्क तो हुआ मगर ला हासिल। दामिर ने चीख कर तकलीफ से कहा। गुल, तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया ना, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी जिसे आज तक मैं सबको देता आया हूँ। मैं माफ़ नहीं करता गुल, मैं सज़ा देता हूँ, फिर चाहे वो कोई भी हो, मेरी खुद की मोहब्बत ही क्यों ना हो। ज़मीर ने गुल को तस्वर करते हुए गुस्से से कहा था। हाल ऑन उसी हॉस्पिटल में आया था जहां सनम के वालिद एडमिट थे। यहाँ पर साथ रफ़ीक, सनम के वालिद का नाम के पेशेंट हैं। ऑन ने अस्पताल के अंदर जाकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से पूछा। यस सर, वो रूम नंबर 7 में है। लड़की ने चेक करके बताया तो ऑन शुक्रिया अदा करता रूम नंबर 7 को ढूंढने लगा। थोड़ी आगे जाकर उसे रूम नंबर 7 दिखाई दिया। रूम के बाहर सनम और रजिया बेगम बैठी हुई थी। सनम, अंकल अभी तक ठीक नहीं हुए? ऑन ने सनम के पास जाकर पूछा तो सनम ने अपनी नज़रें उठाकर उनको देखा और गुस्सा जब्त किया। नहीं, इन्हें हार्ट अटैक
ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور تب سے وہ ہاسپٹل میں ہے، اور تم پلیز جاؤ یہاں سے۔ صنم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اسے بتایا اور جانے کو کہا۔ کیا انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ مگر کیسے؟ اون نے حیرانی سے پوچھا۔ تبھی روم سے ڈاکٹر باہر آئی۔ مبارک ہو مس صنم، آپ کے والد کی طبیعت اب بہت بہتر ہو چکی ہے۔ کچھ دنوں تک ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے اور آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر نے مسکرا کر صنم کو بتایا۔ تو صنم کے چہرے پر آج 5 سال بعد خوشی سے مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہم انہیں مل سکتے ہیں اب؟ صنم نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹر مسکرا دیے۔ جی ملنے، ڈاکٹر مسکرا کر کہتے وہاں سے چلے گئے تو صنم اور رضیہ بیگم روم میں چلی گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے اون بھی کمرے میں آ گیا۔ ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ صنم نے مسکراتے ہوئے سعد رفیق کے پاس آ کر پوچھا۔ سعید رفیق نے ہاں میں سر ہلا دیا، مطلب وہ ٹھیک ہیں۔ اون، سعید رفیق نے ان کے پیچھے اون کو دیکھا تو اسے پکارا۔ اون ان کے پاس آیا۔ بیٹا میرے پر ایک احسان کر دو۔ سعید رفیق نے اون کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، جبکہ اون ان کے آنسو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کیوں رو رہے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انکل کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، مگر یوں ہاتھ نہ جوڑیں۔ اون نے ان کے جڑے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، بیٹا صنم سے نکاح کر لو۔ سعید رفیق کی بات پر وہاں سب کے سروں پر مانو ہسپتال کی چھت گر گئی ہو۔ ڈیڈ یہ صنم ابھی کچھ کہتی کہ سعید رفیق نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ صنم یہ تمہاری حفاظت کے لیے سب سے بہتر آپشن ہے، پلیز میری بات مان لو۔ سعید رفیق نے اب صنم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو صنم نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ صنم نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ سعید رفیق نے صنم کے مان جانے پر اون کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اون نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نکاح ابھی کروانا چاہتا ہوں، مولوی صاحب کو بلوا لو اور میرے سامنے تم دونوں کا نکاح ہو جائے، سعید رفیق نے کہا تو صنم حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ رضیہ بیگم نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تو وہ خاموشی سے یہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب اور کچھ نکاح خواہ آئے۔ اب صنم سعید رفیق سے صنم اون بن چکی تھی۔ صنم اس شخص کو اپنی تمام حقوق دے چکی تھی جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ دامیر حیرانی سے گل کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سینے سے لگی سسک کر رو رہی تھی۔ میری تو کوئی محبت تھی ہی نہیں دامیر، محبت میں تو بھروسہ کرنا چاہیے، مگر میں نے تو آپ پر یقین ہی نہیں کیا۔ میں تو محبت کے قابل ہی نہیں ہوں۔ مجھے مہک نے سب سچ بتا دیا ہے کہ آپ نے مام ڈیڈ کو نہیں مارا تھا اور میں نے آپ پر شک کیا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کا یقین نہیں کیا۔ آپ مجھے سزا دیں، مجھے ماریں، میں اسی کے قابل ہوں۔ گل نے دامیر کے گلے لگے روتے ہوئے کہا تو دامیر نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس بھرا۔ گل وہ سب ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، تم خود کو بار بار یہ سوچ کر اذیت مت دو، ہمیں اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دامیر نے گل کی تھوڑی اوپر کر کے نرمی سے کہا تو گل مزید رونے لگی۔ آپ نے مجھ سے سچی محبت کی اور میں نے تو محبت میں اعتبار تک نہیں کیا، اور آپ بہت اچھے ہیں دامیر، بہت اچھے۔ گل نے دوبارہ سے دامیر کے سینے سے لگ کر کہا۔ دامیر نے گل کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور اس کے بالوں کو سلانے لگا۔ آپ مجھے سزا دیں دامیر، میں نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ مجھے سزا دیں۔ آپ مجھے سزا دے دیں دامیر، میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، آپ مجھے سزا دیں۔ گل نے دامیر سے پیچھے ہو کر ہوتے ہوئے کہا، سزا چاہیے تمہیں؟ دامیر نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا تو گل نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ سزا سن کر پیچھے تو نہیں ہٹو گی؟ دامیر نے اس کے قریب ہو کر کہا تو گل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ میری قید میں گزارنی ہوگی اور مجھ سے کبھی دور جانے کی غلطی سے بھی کوشش نہیں کرو گی۔ دامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے۔ گل نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ دامیر اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور جھک کر اس کی بائیں گال پر اپنے دانتوں سے کاٹتا تو گل نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دامیر پیچھے ہو اور اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ دامیر نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تو گل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گل کے نفی میں سر ہلانے پر دامیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیوں؟ دامیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اتنا غلط کیا آپ کے ساتھ تو مجھے اتنی سی سزا میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ گل نے مسکرا کر کہا تو دامیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ اب تم نے ماضی کو دوبارہ دہرایا تو میں نے تم سے بات نہیں کرنی۔ دامیر کے غصے سے کہنے پر گل مسکرا دی۔ اچھا نہیں کرتی
गुल ने मुस्कुराकर कहते उसके कंधे से अपना सर अटका दिया और चेहरा ऊपर करके दामीर को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? दामीर ने गुल के चेहरे पर आई लिड को कान के पीछे करते हुए मोहब्बत से पूछा। देख रही हो कि आप कितने खूबसूरत हैं, आपकी ये आंखें कितनी खूबसूरत हैं, मुझे आपकी ये खूबसूरत आंखें शुरू से ही बहुत पसंद हैं। गुल ने दामीर के गाल पर हाथ रखकर कहा, खैरियत है स्वीट हार्ट, जो इतनी मोहब्बत जाग रही है, वरना तो डर के मारे तुम्हारी आवाज़ तक नहीं निकलती, और आज खुद से मेरे इतने करीब स्ट्रेंज। दामीर ने लब दबाकर शरारत से कहा तो वो गुल हंस दी। आप भी तो इतना डरा कर रखते थे। गुल ने अपने नाजुक हाथ का मुक्का दामीर के सीने पर मारते हुए कहा, मैं डरता था कि या तुम खुद डर जाती थी। दामीर ने आईब्रो उचकाकर पूछा तो गुल ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। आप इस वक्त घर क्यों आए? गुल ने बगैर सर उठाए पूछा। फाइल लेने आया था एक, मगर तुम ऐसे रो रही थी जैसे मैं मर गया हूँ। दामीर ने शरारत से कहा तो गुल ने चेहरा उठाकर उसे घूरा। अल्लाह ना करे फजूल बातें ना किया करें। गुल ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा तो दामीर हंस पड़ा, जिससे उसके दोनों गालों के डिम्पल्स नुमाया हुए। आपकी ये डिम्पल्स भी कितने खूबसूरत हैं। गुल ने दामीर के डिम्पल्स पर उंगली फेरते हुए कहा तो दामीर के डिम्पल्स मजीद गहराए हुए। गुल ने बेखुदी में झुककर उसके गाल पर पड़ते डिम्पल्स पर अपने लब रख दिए। जहाँ दामीर गुल की इस अमल पर हैरान था, वहीं गुल भी अपनी हरकत पर शर्मा गई। दामीर ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपना हारस बांधा और गुल को खुद में भेज लिया। अब आप ऑफिस नहीं जाएंगे? गुल ने दामीर की शर्ट के बटन पर उंगली फेरते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं जाना। दामीर ने गुल पर अपनी गिरफ्त तंग करके कहा तो गुल ने सुकून से आंखें बंद कर लीं। दामीर, आपसे एक सवाल पूछूं? गुल ने दामीर के चेहरे को देखते हुए कहा। एक क्यों, जितने मर्जी पूछने हैं पूछ लो, दामीर ने मोहब्बत से कहा। उसकी बात पर गुल मुस्कुरा दी। आप लोगों को मारते क्यों हैं? गुल ने जहन में आया सवाल पूछा। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, दामीर ने संजीदगी से कहा तो गुल ने सर हाँ में हिला दिया। चलो आओ कहीं बाहर चलते हैं। दामीर ने गुल को पीछे करके खड़े होकर कहा तो गुल भी मुस्कुराकर खड़ी हो गई। ये सब भी तो सिर्फ साफ करना है। गुल ने जमीन पर गिरी चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनको बाद में देख लेंगे, अभी तो चलो, तुम चलो। दामीर ने का हाथ पकड़कर कहा, मुझे कपड़े तो बदलने दें। गुल ने दामीर की जल्दी पर हंसते हुए कहा, रहने दो, ऐसी बहुत प्यारी लग रही हो। दामीर ने कहते हुए उसे बाहर की तरफ लेकर चल दिया। अच्छा, मुंह तो धो लेने दें, रो रो कर सुर्ख हो गया है, जैसे आपने मुझे बहुत थप्पड़ मारे हो। गुल ने शरारत से कहा तो दामीर ने उसे घूरा। अच्छा, तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारे हैं, चलो अब, वरना मेरा इरादा बदल सकता है। दामीर ने उसे घूरते हुए कहा तो गुल हंसती हुई उसके साथ चल दी। सनम और के साथ चली जाओ उसके घर। निकाह के बाद साइद रफीक ने सनम से कहा, नहीं डैड, आपके कहने पर मैंने निकाह तो कर लिया है, मगर मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। सनम ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, सनम यही तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो ऑन के साथ चली जाओ, क्योंकि उसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। सईद रफीक ने रोते हुए कहा तो सनम इन पर एक शिकवा नकिन निगाह डालकर बाहर चली गई। मतलब साफ था कि वो ऑन के साथ जाने के लिए राजी है। ऑन सनम का ख्याल रखना, सईद रफीक ने ऑन से कहा जो इन के पास खड़ा था। अंकल आप फिक्र ना करें, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ऑन ने इन्हें यकीन दिलाया। साद रफीक ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया। जाओ बेटा, सनम को अपने साथ ले जाओ और उसका ख्याल रखना। साद रफीक ने कहा तो ऑन मुस्कुरा दिया। अब आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ऑन ने मुस्कुराते हुए कहा तो साद रफीक ने सर हाँ में हिला दिया। ऑन बाहर आया तो सनम दीवार के साथ खड़ी रो रही थी। चले सनम, ऑन ने सनम से कहा तो बगैर कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई। ऑन ने गहरी सांस भरी और उसके पीछे चल दिया। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठे तो ऑन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में सनम की सिसकियां गूंज रही थी, जबकि ऑन लब भेजी गाड़ी चला रहा था। सनम, कुछ नहीं हुआ जो तुम ऐसे रो रही हो, प्लीज रोना बंद करो। ऑन ने सनम की गोद में रखा हाथ पकड़ कहा तो सनम ने हाथ छुड़वाना चाहा, मगर ऑन की गिरफ्त मजबूत थी। ऐन मेरा हाथ छोड़ो। जब वो हाथ छुड़वाने की कोशिश में नाकाम रही तो सनम ने ऑन से कहा, और अगर ना छोड़ूं तो? ऑन ने जैसे उसे चैलेंज किया। सनम ने कोई जवाब ना दिया और सर झुका लिया। आंसुओं की वजह से उसे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। ऑन ने एक हाथ से सनम का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर तक वो घर पहुंचे तो ऑन ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और अपनी साइड से उतरकर सनम की तरफ आया। उसने सनम की तरफ का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। सनम खामोशी से उसके साथ अंदर चली गई। वो दोनों लॉन्च में खड़े थे, तभी ऑन को दामीर और गुल सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आए। ऑन ने महक और अजलान के कमरे
کمرے کی طرف دیکھا تو اذلان آج خلاف معمول گھر پر ہی تھا، اور ابھی وہ کمرے سے باہر آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے ہی مہک نے اس سے کچھ کہتی نظر آئی۔ دامیر اور گل نے جب اون اور صنم کو دیکھا تو دامیر تو صنم کو یہاں دیکھ کر ہی حیران رہ گیا، جبکہ گل تو صنم کو جانتی ہی نہیں تھی۔ مہک اور اذلان بھی نیچے آ گئے تھے۔ مہک اور گل تو صنم کو جانتی بھی نہیں تھی، جبکہ اذلان اور تعمیر حیرت سے صنم اور اون کو دیکھ رہے تھے۔ یہ صنم ہے، میری بیوی، اون نے بتا کر سب کی سروں پر بم پھوڑا، جبکہ صنم کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہہ رہے تھے۔ صنم نے نظریں اٹھا کر اب تک کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں، اون نے ان سب کی سوالیہ نظروں خود پر محسوس کر کے کہا، اور صنم کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہک خاموشی سے یہ سب دیکھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ مہک کو جاتا دیکھ گل بھی اذلان اور دامیر کو دیکھ کر سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں چلی گئی۔ اذلان اور دامیر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک گہرا سانس بھرا اور نفی میں سر ہلاتے اوپر اپنے کمروں میں واپس چلے گئے۔ اذلان کمرے میں آیا تو مہک شیشے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اذلان نے مہک کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا تو مہک ڈر کر مڑی۔ وہ اون بھائی کی شادی ہو گئی ہے نا، اسی لیے، مہک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اذلان نے مہک کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کر لیا اور تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مہک نے گھبراتے ہوئے اذلان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی شادی پر تو ایسے خوش نہیں ہو رہی تھی اور اون کی شادی پر تو بہت خوش ہو رہی ہو۔ اذلان نے مہک کی تھوڑی پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا تو مہک نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اذلان پلیز چھوڑیں مجھے، مہک نے کانپتی آواز میں اذلان سے کہا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ اذلان کو نام سے پکارا تھا۔ اذلان نے مہک کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مہک کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اذلان نے ایک نظر مہک کے بند آنکھوں کو دیکھا اور اس پر جھک کر اس کی سانسیں روک دیں۔ اذلان کے لمس اور مہک نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے ذہن میں وہ سب مناظر لہرائے جب وہ اسے بھائی کہہ کر پکارتی تھی اور مانتی بھی تھی۔ یہ سب یاد آتے ہی مہک نے اذلان کو خود سے دور کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھا کرنے چاہا، مگر اذلان تو مدہوش ہو چکا تھا۔ جب مہک کی کوئی مزاحمت کام نہ آئی تو اس نے آنسو بہانا سٹارٹ کر دیے، مگر اذلان کو تو جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو مہک کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے چھوڑا تو اب بھی نہیں تھا مہک کو، جبکہ مہک اب رو رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا جو تم رو رہی ہو؟ اذلان نے مہک کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا تو مہک مزید رونے لگی۔ آئندہ میرے ساتھ ایسا کچھ کیا تو، مہک نے روتے ہوئے کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی، تو کیا کر لو گی تم؟ میں جب چاہوں تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اذلان نے ذرا سختی سے کہا تو مہک نے اسے شکوہ کی نظروں سے دیکھا۔ مجھے بیوی والے رتبہ کبھی دیا نہیں اور اپنی مرتبہ تمام حقوق یاد آ گئے؟ مہک نے روتے ہوئے غصے سے کہا۔ تمہیں بیویوں والا رتبہ چاہیے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بیویوں والا رتبہ دوں گا، مگر اس کے بعد میرے سے کسی نیکی کی امید مت رکھنا۔ اذلان نے اس کا چہرہ اوپر کر کے میں نے خیزی سے لہجے میں کہا تو مہک نے نظریں جھکا لی۔ اذلان نے جھک کر مہک کے گال پر اپنے لب رکھے اور اسے چھوڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہک جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایک گہرا سانس بھرا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اون صنم کو کمرے میں لے کر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اون نے صنم کے چہرے کو دیکھا، روئی ہوئی آنکھیں، سرخ گال، سر پر دوپٹہ پہنے وہ اون کو بہت پیاری لگی۔ اون اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ اٹھنے لگی، مگر اون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا اور اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میرا ہاتھ چھوڑو اون، صنم نے نظریں جھکائے گھبرائی آواز میں کہا۔ جو سوال اب میں پوچھوں تم نے اس کا سچ سچ جواب دینا ہے۔ اون نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے کہا۔ اون چھوڑو پلیز، درد ہو رہا ہے، صنم نے روتے ہوئے کہا تو اون نے اپنی گرفت ذرا ہلکی کی۔ انکل کس سے حفاظت کی بات کر رہے تھے؟ تمہیں کس سے حفاظت کی ضرورت ہے؟ اون نے نرمی سے پوچھا۔ اون کے سوال پر صنم کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ صنم مجھے سچ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ اون نے صنم کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی گردن گرین آئیز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جب میں 5
क्लास में थी तो ताया अबू ने डैड से मेरा रिश्ता मांगा था अपने बेटे हारिस के लिए। डैड ने इनकार कर दिया तो उस बात पर घर में बहुत लड़ाई हुई और डैड हमें लेकर लंदन आ गए। हम पिछले 15 साल से लंदन में थे। फिर डैड ने सोचा कि अब हमें पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए, सबको मिल मिल लेना चाहिए। मैं तो पाकिस्तानी नहीं नहीं गई थी, मगर मॉम और डैड गए थे। मगर ताया अबू ने फिर से वही रिश्ते की बात चला दी, मगर डैड ने इनकार कर दिया क्योंकि वो मेरी शादी ख़ानदान में नहीं करना चाहते। और फिर घर में बहुत लड़ाई हुई। ताया अबू ने मॉम डैड को धमकी दी कि अगर मेरी और हारिस की शादी ना हुई तो वो हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। और ये बात सुनकर डैड को हार्ट अटैक हो गया। मॉम ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया और फिर मैं पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस आ गई। तब से डैड की तबीयत बहुत ख़राब थी। किसी घर वाले ने आकर डैड का नहीं पूछा कि वो कैसे हैं। और अब आज इनकी तबीयत बेहतर हुई है तो उन्होंने ताया अबू की धमकियों की वजह से मेरा निकाह तुमसे करवा दिया, क्योंकि जब मेरी शादी हो चुकी होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं महफूज रहूंगी। सनम ने रोते हुए ऑन को सब बता दिया। ये सब सुनकर ऑन ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। तुम्हारे ताया अबू तुम्हारी और हारिस की शादी पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? ऑन ने जब्त से पूछा। क्योंकि हमारे घर में कभी किसी की शादी खानदान से बाहर नहीं की गई, इसीलिए ताया अबू मेरी और हारिस की शादी करना चाहते हैं और अब तो हारिस की हरकतें भी मशकूक लगती हैं, इसीलिए डैड ने इनकार कर दिया। सनम ने नजरें झुकाए रोते हुए कहा। उनका चेहरा गुस्सा जब्त करने की वजह चक्कर में सुर्ख हो चुका था।